के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने स्वागत किया। राष्ट्रपति सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और शनिवार को 39 गणमान्य लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। हालांकि पहले 71 लोगों से राष्ट्रपति को मुलाकात करनी थी। राष्ट्रपति की पूरी यात्रा की 8 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होने से लेकर कानपुर पहुंचने तक की हर एक तस्वीर आपके सामने। तो ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन के जरिए अपने पैतृक गांव में पहुंच रहे हैं और उनकी जो यात्रा रही ये ट्रेन के जरिए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जब पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तो उनका स्वागत किया। अगुवाई करने के लिए सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। फिलहाल सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जिस स्पेशल महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर पहुंचे, वो ट्रेन कितनी खास है और लोगों में इस ट्रेन को लेकर कैसी उत्सुकता देखी गई, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा। यही वो महाराजा एक्सप्रेस विशेष ट्रेन है जिससे आज देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ कानपुर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रेन अभी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगी हुई है और कितनी खास है। और इस ट्रेन के साथ एक फ़ोटो कराने के लिए, इस ट्रेन के साथ एक झलक के लिए यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं, जब रामनाथ कोविंद यहाँ से राष्ट्रपति निकल गए उसके बाद किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, यहाँ तक कि जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इस ट्रेन के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय देख सकते हैं आप। और 15 साल के लंबे वक्त के बाद वो समय आया है जब देश के राष्ट्रपति ने ट्रेन से यात्रा की हो। इससे पहले 2006 में अगर बात करें तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देहरादून तक की यात्रा की थी इस ट्रेन से। और 15 साल के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस ट्रेन से यात्रा की है। आज इस ट्रेन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी बेटी यहाँ पर पहुँचे। ये रेलवे के वो लोग हैं जो आज राष्ट्रपति के साथ में इसी महाराजा एक्सप्रेस से कानपुर तक आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसा वो महसूस कर रहे हैं इस समय। क्या नाम है सर आपका? जी, क्या नाम है आप? संजय जैन। संजय जी, वैसे तो बहुत बार ट्रेन में आप लोग चलते हैं, लेकिन आज की जो यात्रा रही आपकी, राष्ट्रपति उसी ट्रेन में थे, आप उसी ट्रेन में थे, उसको लेके क्या कहेंगे? मुझे उनको लाके बड़ा गर्व सा बहुत महसूस हुआ कि राष्ट्रपति को हमें सम्मान मिला। उनको करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली सफदरजंग से हम लोग चले और कानपुर तक आए। क्या राष्ट्रपति जी से मुलाकात भी हो पाई इस दौरान? नहीं, राष्ट्रपति जी से मुलाकात नहीं हो, लेकिन उनको लेकर आए यहाँ तक, इसकी खुशी है आप? हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। वो कोच है जिसमें राष्ट्रपति यहाँ पर आए इस कोच में, और यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका यहाँ पर स्वागत किया। आप देख सकते हैं कितनी खास ट्रेन है। फिलहाल सुरक्षा की वजह से राष्ट्रपति के यहाँ से बाहर निकलते ही ट्रेन के जो कोच के जितने भी कोच हैं उनके दरवाजे जो है बंद कर दिए गए हैं और यहीं पर ये पूरा रेड कारपेट बिछाया गया जिससे राष्ट्रपति की अगवानी को लेकर, और यहीं से राष्ट्रपति आने के बाद सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा, कानपुर। कानपुर पहुंचने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से मास्क लगाने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर की बात सामने आ रही है। ऐसे में सुरक्षा ही कोरोना से बचने का साधन है। ये दिखाई नहीं पड़ती है, ये पता नहीं है। मुझे खुशी है कि हमारे मीडिया के लोग यहाँ पर सभी मास्क लगाए हैं। मास्क मत छोड़िए, घर में हो तो चल सकता है, घर के बाहर हैं तो मत अभी छोड़िए। अभी तीसरी लहर की बात आ रही है, अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता है
और हमें अपने को यदि सावधान रखना है तभी हम इससे बच सकेंगे। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट में यूपी को पहला स्थान मिला है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। शहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश को पहला स्थान हासिल होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और यूपी गवर्नमेंट के से स्मार्ट सिटी मिशन में यूपी अव्वल आया। आज भी कैबिनेट पे हम लोगों ने चाहे और बड़ी खबर प्रयागराज से धर्मांतरण से जुड़े मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम सामने आ रहा है। राजनीति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का नाम सामने आ रहा है। तो ये बड़ा खुलासा इस वक्त इस बड़ी खबर में हो रहा है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम सामने आया है। धर्मांतरण से जुड़े मामले में ये बड़ा खुलासा, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम सामने आया है। राजनीति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है। आपको बता दें कि नोएडा में जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ और जैसे ही यूपी एटीएस ने छानबीन शुरू की, इस पूरे गिरोह के जो जाल है वो कहां फैला हुआ है, ये अब लगातार खुलासा हो रहा है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन, क्या कुछ जानकारी, कैसे बड़ा खुलासा हो रहा है? देखिए, ये जो पूरी एक लिस्ट सामने आई थी, उस लिस्ट पर जब एटीएस ने काम करना शुरू किया तो वो कानपुर के घाटमपुर इलाके में पहुंची, जहां ऋचा देवी नाम की एक छात्रा थी जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया था। वो प्रयागराज में पढ़ाई के लिए आई थी और बाद में वो धर्म परिवर्तन करके उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। अपने परिवार वालों से पिछले करीब 3 सालों से उसने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं और वो नोएडा में कहीं पर रह रही है। उसके परिवार वालों ने ये बताया कि जब वो प्रयागराज में पढ़ाई के लिए आई थी, एक संस्थान से MBA कर रही थी, तभी वो यहाँ पर एक इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के संपर्क में आई। परिवार वालों का ये आरोप है कि प्रोफेसर ने उसका ब्रेन वॉश किया और प्रोफेसर के ब्रेन वॉश करने की वजह से ही उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। बहरहाल, जब से एटीएस ने इस मामले में छानबीन की है, परिवार वालों का बयान आया है, तब से प्रोफेसर और उनका पूरा परिवार घर में ताला लगाकर कहीं अलग हट गया है। ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन वो भी बंद रहता है और एटीएस जो है जल्द ही प्रयागराज आ सकती है, प्रोफेसर की तलाश कर सकती है। बिल्कुल मोइन, और देखने वाली बात यह है कि अभी और कितने खुलासे होने हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर यूपी कैबिनेट ने आज यूपी लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने के अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन लीज पर देने वालों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट के प्रस्ताव, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक को विधानमंडल में पेश करने और प्रदेश में 9.5 करोड़ पौधारोपण के लिए सभी विभागों को मुफ्त पौधे देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो यूपी कैबिनेट की बैठक में आज इन प्रस्तावों को मुहर लगी है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। 6600 सरकारी नलकूपों और अपग्रेडेशन के लिए 285 करोड़ आवंटित किए गए। कैबिनेट पे हम लोगों ने चाहे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, चाहे PGI हो, इनके इक्विपमेंट्स के उच्चीकरण के प्रस्ताव पारित किए हैं और इनको जो इक्विपमेंट्स आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता तभी हमको हैदराबाद जाना पड़ता था, अब वो हमारे लखनऊ में हमारे ये बड़े हॉस्पिटल्स में ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, इसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। और जल्दी ये जो उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में होंगी।
और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 33 बच्चे बचाए गए हैं। मानव तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मानव तस्करों के चंगुल से 33 बच्चे बचाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में ये 33 बच्चे थे। मानव तस्करी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 33 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से रिहा किया है। मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है 33 बच्चे जो कि नॉर्थ एक्सप्रेस से बरामद हुए हैं। मानव तस्करी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन, और क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है? बच्चे कहां से लाए जा रहे थे और कहां ले जाए जा रहे थे? देखिए, अब से कुछ देर पहले का वाकया है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से जो है इन बच्चों को दिल्ली ले जाया जा रहा था। तकरीबन 30 से ज्यादा बच्चे थे और इनके साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। इन बच्चों के बारे में ये बताया गया कि इनको पढ़ाने के लिए एक संस्था के जरिए इनको अडॉप्ट किया गया है। इनको पढ़ाने के लिए नई दिल्ली भेजा जा रहा है। जबकि आशंका ये जताई जा रही कि जो लोग इन्हें ले जा रहे थे वो बाल मजदूरी के लिए ले जा रहे थे। फिलहाल बच्चों को चाइल्ड लाइन में भेज दिया गया है और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो जानकारियां वो दे रहे हैं उनकी दूसरी जगहों पर क्रॉस चेकिंग की जा रही है कि जो ये बयान दे रहे हैं, जो बातें ये कह रहे हैं, तो सही बातें हैं या नहीं है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो रेलवे पुलिस है वो रात भर में इस मामले में इंट्रोगेट कर लेगी, छानबीन कर लेगी और सुबह तक जो है इस मामले में सच्चाई सामने आ सकेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोइन। और 26 जून को अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों और विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक अहम बैठक होगी। वर्चुअली होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली शामिल होंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव पीएम मोदी के सामने अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट को पेश करेंगे और अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी देंगे। इस विजन डॉक्यूमेंट को ग्लोबल कंसल्टेंट कंपनी ली एसोसिएट्स और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मिलकर तैयार किया है, जिसमें अयोध्या के प्रमुख संत धर्माचार्यों समेत लगभग 5000 लोगों की राय ली गई है। कोरोना वैक्सीन का विरोध करने वाले संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने आज खुद भी वैक्सीन लगवा ली है। कुछ महीने पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर विरोध किया था। तब सपा नेताओं ने खुलकर वैक्सीन के विरोध में बोलना शुरू किया था और इनमें से एक संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी थे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं बगैर वैक्सीन के ही अल्लाह से हिफाजत में हूँ, अल्लाह की हिफाजत में। कहते हैं कि सियासत में सब जायज है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने जिस कोरोना की वैक्सीन को ये कहकर लगवाने से इनकार कर दिया था कि मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है, मैं बिना वैक्सीन के ही अल्लाह की हिफाजत में हूँ, आज खुद ब खुद वैक्सीन की शरण में आ गए और कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। अब जरा सुन लेते हैं कि अप्रैल में उन्होंने वैक्सीन के विरोध में क्या कहा था। मैं बगैर वैक्सीन के ही अल्लाह की से हिफाजत में हूँ, अल्लाह की हिफाजत में। अरे मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह की, किसी के बस में नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब पहले जिंदगी और मौत को अल्लाह के हाथ में बताकर वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था, तो अब ऐसा क्या हो गया जो खुद अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवा लिया। दरअसल इनका सब यकीन और भरोसा अपने नेता की खुशामद के लिए था। अप्रैल में जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर विरोध किया था, तो इन्होंने भी लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया, और वो भी पाक अल्लाह के नाम पर। मुलायम सिंह यादव के वैक्सीन लगवाने के बाद अखिलेश यादव तो बैकफुट पर आ गए और वैक्सीन लगवाने का समर्थन कर दिया। तो अब देखा देखी बर्क साहब को भी वैक्सीन पर भरोसा हो गया और खुद वैक्सीन लगवाने अस्पताल जा पहुंचे। और ये वैक्सीन बनाया गया, ये सबको लगवाना चाहिए। तो ये किसी कौम बिरादरी है उसका सवाल नहीं है, या बल्कि ये सारे मुल्क का लोगों का मसला है। और गवर्नमेंट की इसमें जो पॉलिसी है, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो हमें हर आदमी को वैक्सीन लगवाना चाहिए।
सुना आपने, आज सपा सांसद वैक्सीन की तरफदारी कर रहे हैं और उन्हें वैक्सीन लगवाने में कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन सांसद महोदय को अब ये कौन समझाए कि जब मुद्दा इंसानों की जिंदगी से जुड़ा हो तो उसमें सियासत नहीं करते हैं। महज कुछ महीने पहले ही इन्होंने अपने नेता को खुश करने के लिए वैक्सीन का विरोध न करके उसकी तरफदारी कर दी होती तो न जाने आज कितनी जिंदगियां बच जाती और न जाने कितनी जिंदगियों को उनकी तरह ही उम्र के कम से कम 80-90 बसंत देखने का एक अवसर मिलता। एबीपी गंगा के लिए संभल से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। बड़ी खबर लखनऊ से। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। अशफाक सैफी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग के 7 सदस्यों की भी नियुक्ति हो गई है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। अशफाक सैफी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि आयोग के 7 सदस्यों की भी नियुक्ति हो गई है। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। अशफाक सैफी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।